कहानी है धानी और धैर्य की। धानी 20 साल की मासूम सी एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की है जो एक मेडिकल स्टूडेंट है और फिलहाल सेकंड लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है, जिसका सपना देश की सबसे अच्छी सर्जन बनना है, जो खूबसूरत तो बहुत ज्यादा है और साथ में एक बहुत ज्यादा सच्चे दिल की लड़की भी है। वही हमारे हीरो धैर्य सिंह रायजादा, जिनके बस नाम में ही धैर्य है पर स्वभाव इनका इनके नाम से बिल्कुल अलग है। ये एक बार जिस चीज को पाने की जिद रख ठान लेते हैं उसे किसी भी कीमत पे ये पूरा करके रहते हैं, फिर चाहे उस चीज की इन्हें जो भी कीमत देनी पड़े ये उससे पीछे नहीं हटते। धैर्य सिंह रायजादा एक बहुत ही ज्यादा जिद्दी, घमंडी, एरोगेंट और एशिया के सबसे खतरनाक माफिया किंग है। इनके इन्हीं स्वभाव की वजह से इन्होंने अपने कई दुश्मन बना लिए हैं, जिस वजह से इनके जान पे हमेशा खतरा मंडराते रहता है। इसलिए इन्होंने आज तक अपनी लाइफ और अपने दिल में किसी को भी आने इजाजत नहीं दी। कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े मीटिंग हॉल में धैर्य अपनी लाल आंखों से सभी को घूरते हुए सबको चिल्ला रहा था। उसका ओरा ऐसा है कि सब अपना सर नीचे करके बस उसकी डांट सुने जा रहे थे। सबको चिल्लाने के बाद धैर्य जोर से टेबल पे अपना हाथ पटकता है और सभी को एक नजर गुस्से में घूरते हुए अपनी कड़क आवाज, मुझे 1 घंटे में वो गद्दार चाहिए जिसने वो खबर लीक की है, और अगर मुझे वो गद्दार नहीं मिला तो सबके सब अपनी कब्र खुद खोद लेना, वरना मैं सबको ऐसी मौत दूंगा कि वो अगली बार जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। इतना कह धैर्य गुस्से में अपने तेज कदमों के साथ मीटिंग रूम से निकल जाता है। उसके पीछे उसके अंकल शंभू जी भी ऑलमोस्ट भागते हुए उसके साथ ही निकल के उसे शांत कराते हुए, बेटा धैर्य रुको, थोड़ा धीरे धीरे चलो, अब तुम्हारा ये अंकल बुढ़ा हो गया है, तुम्हारे पीछे नहीं भाग सकता। धैर्य शंभू जी की बात सुन चलते चलते रुक जाता है और बिना पीछे मुड़े उनसे अपनी कड़क आवाज में कहता है, अंकल अगर आपसे काम नहीं होता तो आराम करा करिए पैलेस में, क्यों मेरे साथ हमेशा रह के मेरे सर पे नाचते रहते हैं। इतना कह वो चला जाता है। शंभू जी धैर्य के पीछे भागते हुए, बेटा मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा है ही कौन जिसके लिए मैं छुट्टी ले लूं? पैलेस में रहकर भी मुझे तुम्हारी ही फिक्र सताती है, इसलिए तुम्हारे साथ रहता हूँ। दोनों बात करते हुए ऑफिस से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी ऑफिस के बाहर जोर जोर से अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है। जैसे ही फायरिंग शुरू होती है, धैर्य के गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर के उसे सुरक्षा देते हुए जवाब में वो भी फायरिंग करने लगते हैं। पर फायरिंग इतनी तेज हो रही थी कि धैर्य के गार्ड्स की गिनती धीरे धीरे कम होने लगती है। धैर्य भी खुद की परवाह किए बिना अपने अंकल को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी गन निकाल वो भी फायरिंग का जवाब फायरिंग से देने लगता है। उसका निशाना इतना ज्यादा शार्प था कि उसके गन से निकलने वाली एक एक गोली से एक एक शूटर जमीन पे गिरने लगते हैं। पर शूटर की गिनती इतनी ज्यादा थी कि धैर्य के सारे गार्ड कुछ ही देर में जमीन पे गिरे होते हैं। पर अब धैर्य बिना किसी गार्ड के ही शूटर्स को शूट करने लगता है, बिना किसी खौफ के आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए। उसके चारों तरफ मौत ही मौत थी पर आंख में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी आंख गुस्से में लाल हो चुकी थी। शंभू जी जब देखते हैं कि सारे गार्ड्स अब मारे जा चुके हैं तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए खुद और किसी तरह से बचाते हुए पैकिंग एरिया से धैर्य का स्पोर्ट कार फास्ट ड्राइव करके ले आते हैं। पर जैसे ही वो धैर्य को आवाज देने के लिए कार का विंडो हल्का सा खोलते हैं, अचानक एक गोली उनके सीने के बीचों बीच गोली लग जाती है। पर फिर भी वो हार नहीं मानते और चिल्ला के धैर्य को आवाज देते हैं। धैर्य का उस समय पूरा ध्यान शूटर्स को शूट करने में था, इसलिए उसका ध्यान अभी तक शंभू जी के जख्म पे नहीं गया था। वो जैसे ही शंभू जी की आवाज सुनता है वैसे ही शूट करते हुए तुरंत कार की बैक सीट पे बैठ जाता है। पर इससे पहले वो कार का डोर लॉक करे, उसके भी बाजू पे एक गोली लग जाती है, जिस वजह से वो गुस्से में एक बार फिर से कार से एक पैर निकाल दूसरी बंदूक ले फास्ट शूट करते हुए शूटर्स को मारने लगता है। शंभू जी जब देखते हैं कि धैर्य कार में नहीं बैठ रहा है तो वो ड्राइविंग सीट पे बैठ अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए, धैर्य बैठो कार में, हम अकेले इतने शूटर्स को नहीं मार पाएंगे। धैर्य शूट करते हुए बोला, नहीं अंकल भले मैं आज मर जाऊं पर मैं ऐसे कायर की तरह नहीं भागूंगा डर के। शंभू जी के सीने से लगातार खून निकल रहा था। उन्होंने अपने एक हाथ से उस जगह को दबा के रखा था ताकि ब्लीडिंग कम हो, पर फिर भी उसका कोई फायदा नहीं था। उन्हें अपने आंखों के सामने साफ मौत दिखाई दे रही थी, पर इस समय भी उन्हें सिर्फ अपने मरे हुए बड़े भाई के इकलौते बेटे धैर्य की ही फिक्र थी। वो किसी तरह से अपने दर्द को कंट्रोल कर धैर्य से बोले, धैर्य तुम्हें मेरी कसम, बैठ जाओ, हम इन सब से किसी और दिन निपट लेंगे बेटा, प्लीज। धैर्य शंभू जी की बात सुन अपने गुस्से को कंट्रोल कर कार में बैठ तो जाता है पर शूट करना बंद नहीं करता। वो कार के डोर का विंडो ओपन कर शूट करते रहता है। शंभू जी धैर्य के बैठते ही तेज स्पीड में कार ड्राइव करना शुरू कर देते हैं और धैर्य को उस जगह से बचा के लेके चले जाते हैं। पर अब उनके आंख के आगे अंधेरा छाने लगता है, जिससे उन्हें अपने सामने सब कुछ काला दिखाई देने लगता है। यहाँ धैर्य की भी हालत खराब थी। वो भी गोली लगने की वजह से सीट पे लेट के लंबी लंबी सांस लेने लगता है। शूटर्स को शूट करने के चक्कर में उसने कुछ ज्यादा ही एनर्जी वेस्ट कर दी थी और ऊपर से उसके बाजू में लगी गोली की वजह से निकलता खून और उसकी वजह से होता बेहिसाब दर्द, जिस वजह से उसकी एनर्जी और ज्यादा घट रही थी। शंभू जी में भी जब बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती और उनके आंख के आगे अंधेरा पूरी तरह से छा जाता है तो वो तुरंत कार झटके में रोक देते हैं, जिस वजह से उनकी कार किसी चीज से बहुत तेज से टकरा जाती है और झटके में रुक जाती है, जिस वजह से धैर्य को बहुत तेज झटका लगता है और वो अपनी जगह से उठ गुस्से में शंभू जी से कहता है, अंकल ये किस तरह से कार चला रहे हैं आप, थोड़ा देख के चलाइए। शंभू जी अपने दर्द से भरी लड़खड़ाती आवाज में धैर्य से माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा। धैर्य शंभू जी की ऐसी दर्द से भरी आवाज सुन चौंक जाता है। वो उस समय अपने दर्द को भूल शंभू जी के पास उनसे पूछता है, अंकल क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या आपको भी गोली लगी है? शंभू जी दर्द में आखिरी सांसें लेते हुए कहता है, मेरा आखिरी समय आ गया है बेटा, तुम मुझे छोड़ के यहाँ से जाओ, दुश्मन हमारे पीछे ही है, वो कभी भी यहाँ आ जाएंगे। धैर्य जब देखता है कि शंभू जी को इस समय भी खुद से ज्यादा उसकी फिक्र है तो वो बुरा मान जाता है और गुस्से में शंभू जी पे चिल्लाते हुए बोलता है, अंकल मैं किसी से नहीं डरता,
वैसे भी शेर घायल भी हो तब भी वो शेर ही होता है, पर घायल होने पे शेर अपने दुश्मनों के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आने दीजिए, जिसे आना है मैं देख लूंगा। शंभू जी जब देखते हैं कि धैर्य उन्हें छोड़ के नहीं जा रहा है तो वो धैर्य को अपनी कसम देते हुए, तुम्हें मेरी कसम बेटा, यहाँ से जाओ। तुम हमारे खानदान की आखिरी चिराग हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा वंश भी खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ से जाओ। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो गया हूँ, आज नहीं तो कल मुझे मारना ही था, पर तुम्हारी उम्र अभी बहुत लंबी है, तुम ऐसे नहीं मर सकते, जाओ यहाँ से। धैर्य शंभू जी के कसम देने पे मजबूर हो जाता है उन्हें इस हाल में छोड़ के जाने के लिए, पर वो जाते जाते अपने अंकल से कहता है, आपकी कसम की वजह से मैं आपको इस हाल में छोड़ के जाने के लिए मजबूर हूँ अंकल, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं पूरी तरह से ठीक होकर उन लोगों को पूरी तरह खत्म कर दूंगा जिनकी वजह से आपको इतना तड़प के मरना पड़ रहा है। तभी विंडो पे खट खट करने की बहुत तेज आवाज आने लगती है। धैर्य पहले से ही गुस्से में होता है और अब ये आवाज उसके गुस्से को और बढ़ाने में आग में घी डालने का काम करती है। वो तुरंत कार का डोर खोल जब सामने देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खुले बालों के साथ ब्लैक कलर का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा पहने गुस्से में उसे देख रही थी। पर धैर्य इतने गुस्से में होता है कि उसे उस लड़की की खूबसूरती से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की भी गुस्से में पता नहीं क्या क्या धैर्य को सुनाए जा रही थी। गुस्से की वजह से उस लड़की का ध्यान भी धैर्य के जख्म और लराब होती हालत पे अभी नहीं गया था। धैर्य को भी अपने गुस्से के आगे उस लड़की की एक आवाज नहीं सुनाई देती और वो उस लड़की के पास आ जोर से उसका गला पकड़ उस जगह को दबाते हुए गुस्से में कहता है, मरने का इतना शौक है कि घायल शेर के मुंह में खुद हाथ डाल दिया तूने। वो लड़की खुद को धैर्य से बिना डरे खुद को छुड़ाते हुए बोली, ओ मिस्टर मेरा गला छोड़ो, एक तो तुम्हारी कार ने मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट कर दिया, ऊपर से तुम मुझे सॉरी बोलने के बजाय मेरा गला दबा रहे हो। यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। धैर्य उस लड़की की बात सुन उस लड़की का गला और जोर से दबा के उसके सर पे अपनी गन पॉइंट करते हुए कहता है, धैर्य सिंह रायजादा के सामने किसी की जुबान खोलने की हिम्मत नहीं होती और तू मेरे माँ बाप पे चढ़ रही है, इतनी हिम्मत तेरी। धानी अपने सर पे गन देख के डर के मारे तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेती है और अपनी डरी हुई आवाज में कहती है, देखिए रायजादा जी, मुझे इतनी कम उम्र में मरने का कोई शौक नहीं है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, कम से कम लाइफ में एक बार शादी तो हो जाने दीजिए। धैर्य उस लड़की की डरी हुई आवाज सुन के अपनी गन नीचे कर देता है और अपने गन से जाने का इशारा करते हुए उस लड़की से कहता है, अगर जान प्यारी है तो अभी के अभी यहाँ से चली जा। वो लड़की भी धैर्य की धमकी सुन के जैसे ही जाने को होती है कि तभी धैर्य जमीन पे धड़ाम से गिर बेहोश हो जाता है। वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़ के धैर्य को जमीन पे बेसुध देखती है तो हैरानी से अपने मुंह पे हाथ रख धैर्य को ध्यान से देखते हुए खुद से कहती है, शिव जी, ये क्या हुआ? ये आदमी तो मुझे मारना चाहता था पर खुद कैसे मर गया? नहीं नहीं धानी, शुभ शुभ बोल, ऐसा नहीं बोलते पाप लगता है, इतना खुद से बोल। धानी धैर्य के पास बैठ उसके गले पे अपनी 2 उंगली रख उसकी नब्ज चेक करती है तो पाती है कि धैर्य अभी जिंदा है, जिससे वो खुश तो होती है, पर जब वो धैर्य के बाजू में लगी गोली देखती है तो थोड़ी डर जाती है। धैर्य उस गोली से हो रहे दर्द की वजह से पूरी तरह से जमीन पे बेसुंध हो गिर जाता है। धानी उस जख्म को देखते हुए खुद से, धानी क्या करे तू, अब ये आदमी तो बेहोश हो गया है, भाग जा धानी। इतना कह के जैसे ही वो जाने को होती है कि तभी उसके जाते हुए कदम रुक जाते हैं और वो धैर्य को ध्यान से देखती है तो उसका दिल पसिज जाता है और वो खुद से कहती है, नहीं नहीं धानी, ऐसे किसी को मुसीबत में छोड़ के नहीं जाते, तू वैसे भी डॉक्टर बनने वाली है और तेरी पहली प्रायोरिटी पेशेंट की जान बचाना है, तुझे किसी भी हालात में अपनी ड्यूटी नहीं भूलनी चाहिए। धानी इतना खुद से कह के धैर्य के सीने पे अपने दोनों हाथ रख उसे जोर जोर से प्रेस करती है, पर फिर भी धैर्य होश में नहीं आता। अब उसके पास धैर्य को होश में लाने का एक ही ऑप्शन होता है, माउथ टू माउथ इनहेलर। धानी को जब धैर्य को होश में लाने का कोई और तरीका नहीं मिलता तो उसे माउथ टू माउथ इनहेलर देने की बात याद जाती है, पर उसे धैर्य के गुस्सैल चेहरे को देख के डर लग रहा था। माउथ टू माउथ इनहेलर की वजह से धैर्य तो होश में आ जाता, पर उसके बाद वो धानी के साथ क्या करता उस बारे में धानी सोच सोच के परेशान हो रही थी। फिर भी धानी एक बार ऊपर वाले का नाम लेके धैर्य के जबड़े को अपने एक हाथ से प्रेस कर जबरदस्ती खोल उसकी नाक दबा उसके मुंह में अपने होंठों को भर उसे अपनी सांसें देने लगती है। यही प्रोसीजर वो 3 से 4 बार करती है, जिससे धैर्य को होश तो आ जाता है, पर धानी के मुलायम होंठ की गर्माहट से धैर्य अपना सारा दर्द भूल के धानी के होंठों को अपने होंठों में दबा उसे किस करने लगता है। धानी जब देखती है कि उसके होंठों को धैर्य अपने दांतों से काट रहा है और उसे चूस रहा है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपनी पूरी ताकत लगा धैर्य से अलग हो गुस्से में धैर्य से कहती है, ठरकी इंसान, जान बचाने पे थैंक यू बोलने के बजाय बदतमीजी कर रहा है। वो गुस्से में उठ के जाने लगती है तो धैर्य उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए प्यार से कहता है, प्लीज सेव माई लाइफ, आई वॉन्ट टू लाइव। धानी धैर्य की दर्द भरी आवाज सुन उसकी गलती भूल उसके पास फिर से बैठ उससे कहती है, देखिए मिस्टर रायजादा, मैं आपकी जान तो बचा लूंगी, पर आपने मेरे साथ कोई अगर बदतमीजी करेंगे तो मैं आपको रास्ते में ही छोड़ दूंगी। धैर्य धानी की बात सुन एक बार उसे फिर से ध्यान से देखता है तो वो उसकी खूबसूरती में कहीं खो सा जाता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है और खुद से कहता है, जब तक सब कुछ था तो दिल किसी के लिए नहीं धड़का, पर अब जब कुछ नहीं है, जिंदगी भी मौत के इस कगार पे खड़ी है, तो दिल इस लड़की के लिए धड़क रहा है। वो अब इस लड़की के लिए जीना चाहता था, इसलिए धैर्य बहुत जल्द वो खुद को संभल धानी से कहता है, मैं मरने वाला हूँ, ऐसे में मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कैसे करूंगा। धानी धैर्य की बात सुन से फील करती है और अपनी पूरी ताकत लगा धैर्य को उठा उसे एक पेड़ के सहारे खड़ा कर कहती है, मिस्टर रायजादा, आप इस पेड़ से टीक के खड़े रहिए, मैं अभी आई। धैर्य में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी धानी की सारी बातें माननी पड़ती है। धानी धैर्य को पेड़ के सहारे खड़ा कर अपनी स्कूटी जो साइड में गिरी हुई थी उसे उठा धैर्य के पास ला उसे डबल स्टैंड पे खड़ा कर धैर्य को सहारा दे स्कूटी पे बिठाती है और हॉस्पिटल में भी फोन कर सब कुछ बता देती है।
पर जब धानी धैर्य को बेहाल हालत में देखती है तो खुद स्कूटी पे आगे बैठ अपने रुपटे से धैर्य को खुद से बांध धैर्य से कहती है, मिस्टर रायजादा आप मेरी टेक से आराम से बैठ जाइए, मैं कुछ देर में आपको हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी। धैर्य धानी की बात सुन उसे पीछे अपनी बाहों में भर उसके पेट के चारों तरफ अपने हाथ लपेट उसके कंधे पे अपना सर रख देता है। धानी को धैर्य की इस हरकत पे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, पर वो इस समय धैर्य से कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए वो खामोश हो अपनी स्कूटी चालू कर देती है। धैर्य ने धानी को पूरे रास्ते बहुत ही कस के पकड़ के रखा था और उसके कंधे पे अपना सर रख उसके बालों को सूंघते हुए ही कुछ देर में वो बेहोश हो जाता है। धैर्य धानी के हंसते हुए चेहरे को देख रहा था। धानी के होंठ उसे रसीले अंगूर की तरह लग रहे थे। उसके मुलायम होंठ को देख धैर्य अपना सब्र खो उसके होंठ को शिद्दत से चूमने लगता है और साथ ही उसकी पूरी बॉडी को टच कर उसे खुद में समाने लगता है। धानी धैर्य के ऐसे टच से लंबी लंबी आहें लेने लगती है, जिससे धैर्य अपना होश खो धानी के पूरे शरीर को किसी भूखे शिकारी की तरह घूर के उन पे टूट पड़ता है, जिससे धानी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। धैर्य काफी ज्यादा वाइल्ड बिहेव कर रहा था। वो धानी के गले पेट पे हर जगह पागलों की तरह चूमते हुए चूस रहा था और दांत भी काट रहा था। जब धानी ये दर्द और नहीं झेल पाती तो वो झटके में धैर्य को खुद से अलग कर देती है, जिसके लिए धैर्य रेडी नहीं होता और वो जमीन पे गिर जाता है और वो गुस्से में अपनी जगह से उठ जोर से चिल्लाता है, हाउ डेयर यू। तभी उसके आंखों के सामने तेज रोशनी होने लगती है। जब वो अपने होश में अपने चारों तरफ देखता है तो पाता है कि वो हॉस्पिटल के एक वार्ड में है। उसके चारों तरफ मशीन लगी हुई है और ढेर सारे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। वो झटके में बेड से उठ अपने आसपास के डॉक्टर्स को जोर का पीछे की तरफ धक्का दे गुस्से में बोलता है, वो लड़की कहाँ है जिसने मुझे जमीन पे अभी कुछ देर पहले धक्का दिया था। एक डॉक्टर धैर्य के सामने अपना सर झुकाए हुए कहता है, सर आप पिछले 1 महीने से कोमा में थे इस बेड पे और आपने अभी जो भी थोड़ी देर पहले देखा वो आपका बस एक इल्यूजन था। धैर्य डॉक्टर की बात सुन चौंक जाता है और खुद से कहता है, मैं 1 महीने से कोमा में हूँ और मैंने उस लड़की के साथ जो भी किया वो सब सपने में किया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो गुस्से में अपना आपा खो देता है और सारे डॉक्टर्स को मारने लगता है। डॉक्टर्स जब धैर्य को आउट ऑफ कंट्रोल होता देखते हैं तो सारे डॉक्टर्स एक साथ मिलकर धैर्य को पकड़ के उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देते हैं। इंजेक्शन के कुछ देर के बाद ही धैर्य फिर से गहरी नींद में चला जाता है। डॉक्टर्स जब धैर्य को नींद की आगोश में जाता देखते हैं तो चैन की सांस लेते हैं और उनमें से एक डॉक्टर धैर्य के असिस्टेंट रेहान को फोन कर सब कुछ बता देता है। रेहान को जैसे ही पता चलता है कि धैर्य होश में आ गया है तो वो तुरंत सारा काम छोड़ के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। धैर्य को जैसे ही होश आता है और उसे ये एहसास होता है कि उसने उस अनजान लड़की के साथ जो भी समय बिताया वो बस उसका इमेजिनेशन था। ये बात जैसे ही उसे पता चलती है वो अपना आपा खो देता है और गुस्से में वार्ड में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। पर वहाँ के डॉक्टर हिम्मत करके धैर्य को जबरदस्ती पकड़ उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा के सुला देते हैं और धैर्य के असिस्टेंट रेहान को फोन कर सब बता देते हैं। रेहान को जैसे ही पता चलता है कि धैर्य को होश आ गया है उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। वो तुरंत अपना सारा काम छोड़ के धैर्य से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। धैर्य के वार्ड में पहुंच धैर्य के होश में आने का वेट करने लगता है। कुछ घंटे के इंतजार के बाद धैर्य को भी होश आ जाता है। धैर्य होश में आने के बाद अब काफी शांत हो गया था पर उसका गुस्सा वैसा ही था। रेहान धैर्य को होश में देख खुश होते हुए, बॉस आपको फाइनली होश आ गया, थैंक गॉड। धैर्य बिना रेहान की तरफ देखे अपनी कड़क आवाज में बोला, मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज चाहिए। रेहान धैर्य की फिक्र में बोला, बॉस आपको अभी कुछ दिन और आराम करना चाहिए, अभी आपकी बॉडी काफी वीक है। धैर्य रेहान की बात सुन गुस्से में कहता है, मैंने ऑलरेडी 1 महीने बहुत आराम किया है, इस बेड पेपर अब मुझे काम करना है और उसके लिए मुझे हॉस्पिटल से निकलना होगा, इसलिए डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ अभी के अभी और मेरी कार और मेरे कपड़े मंगवाओ जल्दी। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, मेरा ऑर्डर है। रेहान धैर्य की बात सुन अपना सर नीचे कर, ओके सर, इतना कह रेहान चला जाता है। धैर्य गुस्से में अपना दांत पिसते हुए खुद से बोला, अंकल मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा, उन लोगों को मैं ऐसी मौत दूंगा कि उनकी रूह तक कांप जाएगी कि क्यों उन लोगों ने धैर्य सिंह रायजादा पर फायरिंग करवाई। जस्ट वेट एंड वॉच। कुछ ही देर में रेहान धैर्य का डिस्चार्ज हॉस्पिटल से करा उसे डीएसआर पैलेस लेके चला जाता है। धैर्य जैसे ही पैलेस में अपने कदम रखता है उसे अपने अंकल की याद आने लगती है। उसके अंकल हमेशा उसके साथ परछाई की तरह रहा करते थे, कभी भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देते थे। पर आज जब धैर्य ने पैलेस में अपने कदम रखे तो खाली पैलेस देख उसके आंख से एक कतरा आंसू बह गया। उसे अपनी वो लाचारी याद आ गई जिसकी वजह से उसके अंकल की जान चली गई। उसने कस के अपनी मुट्ठी बंद की और पैलेस में घुटने के बल बैठ के अपनी पूरी ताकत लगा जोर से चिल्लाया, अंकल। धैर्य ने इतना ज्यादा तेज चिल्लाया था कि उस पैलेस की दीवारें भी गुंजने लगी थी एक पल के लिए। धैर्य काफी देर तक अपने घुटनों के बल शांति से बैठा रहता है और रेहान उसके पीछे अपना सर झुका खड़ा रहता है। उसे भी धैर्य के दर्द का एहसास था, इसलिए धैर्य को दर्द में देख उसकी भी आंखें नम हो गई थी। धैर्य कुछ देर तक वैसे ही बैठे रहता है, फिर अपने रूम में जा, वॉशरूम में जा, अपने कपड़े उतार, ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो शावर लेने लगता है। ठंडे पानी के नीचे वो अपनी आंख खोल के खड़ा था और कैसे अपने दुश्मनों को जवाब देना है बस यही प्लान कर रहा था कि तभी उसका ध्यान आईने में अपने होंठों पे जाता है। अपने होंठों को देख उसे उस अनजान लड़की का उसे किस करना याद आ जाता है, जिससे उसके दुखी दिल में अचानक एक उम्मीद नजर आती है अपने अकेलेपन को खत्म करने और अपने जीवन में किसी का साथ पाने की। जल्दी से शावर ले, वॉशरूम से बाहर आ, अपना बिजनेस सूट पहन नीचे हॉल में आ सोफे पे बैठ रेहान को देखता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी कड़क आवाज में पूछता है, मेरी जान जिस लड़की ने बचाया था उसके बारे में तुम क्या जानते हो?
रेहान धैर्य के मुंह से किसी लड़की के बारे में जान के हैरान होता है, पर वो ज्यादा कुछ ना सोचते हुए, बॉस मैं जब आपसे मिलने हॉस्पिटल आया तब तक वो लड़की जा चुकी थी, इसलिए मुझे नहीं पता वो कौन है और कहाँ से आई थी। धैर्य गुस्से में बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक लड़की मेरे इतना नजदीक आके कहीं गायब हो जाती है और तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता। लगता है कि तुम्हें अब अपनी जॉब प्यारी नहीं है। रेहान धैर्य की बात सुन डरते हुए, बॉस उस लड़की की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हमने उसके बारे में कोई छानबीन नहीं की। धैर्य अपनी कड़क आवाज में, आई डोंट केयर, मेरी लाइफ में कोई भी ऐसे अचानक आके जा नहीं सकता, मुझे उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं से भी 1 घंटे है तुम्हारे पास। रेहान धैर्य की बात सुन तुरंत पैलेस से निकल हॉस्पिटल पहुंच उस अनजान लड़की के बारे में पूछताछ करने लगता है, पर उस हादसे को पूरे 1 महीने हो गए थे, इसलिए किसी को भी कुछ याद नहीं होता। ऊपर से रेहान के पास उस अनजान लड़की की एक तस्वीर तक नहीं थी और ना ही रेहान ने उस लड़की को कभी देखा था। इस वजह से उसे धानी के बारे में पता करने में मुश्किलें आ रही थी। दिन से शाम हो जाती है, शाम से रात और रात से फिर से सुबह हो जाती है, पर फिर भी रेहान को उस अनजान लड़की का ना ही नाम या ना ही पहचान, कुछ भी नहीं मिलता। वो थक हार कर धैर्य के पास उसे अपने लटके और थके हुए चेहरे से सब कुछ बता देता है। धैर्य को जब धानी का कोई पता ठिकाना नहीं मिलता तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एक तो उसके परिवार के नाम पे एक अकेले उसके अंकल उसे हमेशा के लिए छोड़ इस दुनिया से चले जाते हैं, ऊपर से उसके हंसने का इकलौता कारण धानी का कोई पता नहीं मिलता, जिसके कारण वो पूरी तरह से हैवान बन जाता है। और जिन लोगों ने उस पर हमला करवाया था उन्हें वो पूरी दुनिया में चुन चुन के मौत से भी बदतर सजा देने लगता है। उसके दिल में अब किसी के लिए रहम नाम की कोई चीज ही नहीं बचती, उसके लिए तो जैसे सारी दुनिया ही उसकी दुश्मन जैसी लगने लगती है। वो किसी से भी बात नहीं करता, बस अपना काम करता और अपने दुश्मनों को मारता, जिससे उसका डर अब पूरे एशिया में छाने लगा था। पूरे एशिया में ऐसा कोई नहीं था जो अब उसका सामना कर सकता था। रेहान तो अब बस दिन रात ऊपर वाले से एक ही दुआ मांगता कि किसी भी तरह से धैर्य को उस लड़की का पता चल जाए, जिससे उसे अपने जीवन में जीने की उम्मीद नजर आए और वो शैतान से इंसान बन जाए। धैर्य को अकेलेपन ने पूरी तरह से हैवान बना दिया था, जिस वजह से वो अपने उन दुश्मनों को मारने लगता है जिन दुश्मनों ने उस पर और उसके अंकल पे फेयरिंग करवाई थी। इसी बीच वो धानी का पता पूरे जोर शोर से करवाता है, पर धानी मिले भी तो मिले कैसे? आखिर धैर्य के पास धानी का नाम पता कुछ नहीं था, वो तो बस रोज हवा में तीर मारता, जो रोज ही नाकामयाब होता। ऐसे ही पूरे 1 साल बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता धैर्य पूरी तरह से पत्थर दिल हो गया था। अब तो उसने धानी का पता लगाना भी बंद कर दिया था, या फिर यूं कहे उसने अब अपने उस अकेलेपन को अपनी किस्मत मान ली थी और बस अपना काम किया करता था। पर शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, इसलिए जब एक दिन धैर्य अपनी कार में बैक सीट पे बैठे कहीं जा रहा था कि तभी उसके कान में एक मीठी सी आवाज पड़ती है। इस आवाज की मिठास से धैर्य के पत्थर दिल में एक हलचल होने लगती है। वो तुरंत इस आवाज को सुन के अपने दिल पे हाथ रखता है और खुद से कहता है, नहीं धैर्य, ये वो नहीं हो सकती, वो तो किसी और ही दुनिया से आई थी। पर जैसे जैसे उसकी कार आगे बढ़ती वो आवाज तेज हो जाती। सामने बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कार बहुत स्लो में चल रही थी, इसलिए धैर्य के कान में ये मधुर आवाज किसी मधुर संगीत की तरह बज रही थी। वो जब इस आवाज से बेचैन हो अपने दिल से हार जाता है तो तुरंत कार रुकवा कार से उतर आवाज जिस दिशा से आ रही थी वहां ध्यान से देखता है तो पाता है सामने शिव जी का एक मंदिर है जहां आरती हो रही है और ये आवाज वहीं से आ रही है। धैर्य के कार से उतरने से रेहान भी जो दूसरे कार में था वो भी तुरंत अपनी कार से उतर उसके पास आ उससे उसके लिए परेशान होते हुए कहता है, बॉस आपको ऐसे पब्लिक प्लेस में कार से नहीं उतरना चाहिए, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। धैर्य रेहान की बातों को इग्नोर कर उसे अपनी उंगली के इशारे से शांत कराते हुए, शश, ये आवाज सुन रहे हो रेहान, ये उसी की आवाज है, उस अनजान लड़की की। इतना कह धैर्य उस आवाज की तरफ भागने लगता है। यूशी से उसके चेहरे पे आज एक सुकून था, उस इंसान से मिलने का सुकून जिससे वो रोज अपने सपने में मिला करता था, रोज उसे प्यार करता, पर जब उसकी नींद खुलती तो वही अकेलापन, वही निराशा। कुछ ही देर में धैर्य उस मंदिर में पहुंच जाता है जहां एक लड़की शिव जी के सामने उनके मंत्र का जाप कर उस पे भरतनाट्यम कर रही थी। उस लड़की ने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी, साड़ी का पल्लू उसने घुमा के अपने पतली गोरी कमर पे खोस रखी थी, खुले बाल, आंखों में चमक, होंठों पे मुस्कुराहट। धैर्य अपने सामने जब उस लड़की को डांस करते देखता है तो 1 मिनट के लिए वो उसकी खूबसूरती में कहीं खो जाता है। जिस लड़की को उसने बस अपने सपने में देखा था आज वो लड़की धैर्य के सामने थी। धैर्य का दिल उस लड़की को अपने सीने से लगाने को कर रहा था, उसके होंठों को शिद्दत से चूमने को कर रहा था। वही धानी की नजर अभी तक धैर्य पे नहीं पड़ी थी, वो तो बस अपने डांस में पूरी तरह से बिजी थी और एंजॉय कर रही थी। धानी का ऐसे नाचना धैर्य को बेकाबू कर रहा था। वो और खुद को रोक नहीं पाया और उसने सीधे अपने कदम धानी की तरफ बढ़ा दिए और एक झटके में धानी के पास उसे अपनी बाहों में समा लिया। धैर्य ने बहुत टाइटली धानी को अपनी बाहों में जकड़ के रखा था, जिससे धानी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो तो समझ ही नहीं पाई कि अचानक हुआ क्या। वो कुछ सेकंड बाद खुद को संभाल के धैर्य से गुस्से में बोली, ओ मिस्टर, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, इतनी कस के क्यों पकड़ के रखा है? धैर्य धानी की आवाज सुन अपने होश में आता है और उससे वैसे ही चिपके हुए पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? धानी खुद को धैर्य से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए, देखिए मिस्टर, मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती। धैर्य धानी को धमकी देते हुए कहता है, अगर मैं जो पूछ रहा हूँ तुमने मुझे उसका सीधे सीधे जवाब नहीं दिया तो मैं यही मंदिर में तुम्हें सबके सामने किस कर लूंगा। धानी धैर्य की बात सुन चौंक जाती है और जल्दी से कहती है, धानी श्रीवास्तव नाम है मेरा।
धैर्य धानी का नाम सुन उससे अलग हो उसका चेहरा अपने हाथ में भर उससे कहता है, बहुत सताया है तुमने धानी, बहुत तड़पाया है तुमने इन 1 सालों में मुझे, अब मैं तुम्हें खुद से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा। धानी धैर्य से अलग जब उसका चेहरा देखती है तो उसकी 1 साल पुरानी मेमोरी ताजी हो जाती है। उसे याद आ जाता है कि कैसे धैर्य झम्मी हालत में भी उस पर अपना हक जता रहा था। 1 साल पहले धानी की यादों में स्कूटी पे धानी जब धैर्य को हॉस्पिटल ले जा रही थी तो धैर्य ने धानी को पीछे से कस के अपनी बाहों में जकड़ रखा था। वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था, पर फिर भी वो धानी के गले पे अपने होंठ घुमा रहा था, जिससे धानी का बैलेंस बार बार बिगड़ जाता, पर उसने किसी तरह से धैर्य को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। पर जब स्कूटी से उतरने की बारी आई तो धैर्य धानी को अपने बाहों से रिलीज ही नहीं कर रहा था। वो पूरी तरह से बेहोश था, पर फिर भी उसने धानी को कस के पकड़ के रखा था। उसके हाथ की मुट्ठी को खोलने के लिए वहां पर 3 से 4 लोगों को मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर धैर्य की मुट्ठी खुली और धानी धैर्य की बाहों से छूट पाई, जिससे उसने चैन की सांस ली और बिना किसी से कहे, बिना अपना नाम पता बताए वहां से रफू चक्कर हो गई। धानी आज भी जब उस इंसिडेंट के बारे में सोचती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए उसने डर के मारे उस शहर को ही छोड़ दिया था और यूपी के एक छोटे से शहर नैनीताल में जाकर रहने लगी थी, पर धैर्य वहां पे भी आ गया। धानी उसे देख के पूरी तरह डर गई थी। वो उससे खुद को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी, पर धैर्य ने कस के उसे अपनी बाहों में उठा रखा था और अपनी कार की ओर बढ़ रहा था। धैर्य की आंखों में जहां धानी को पाकर चमक थी, तो वही धानी की आंखों में धैर्य से मिलकर उसका डर था, जो उसे पिछले 1 साल से सता रहा था, जिससे वो आज तक भागती रही, पर आज वो सच हो ही गया। तो क्या रंग लेगी धानी और धैर्य की ये मुलाकात? क्या धैर्य धानी को अपने दिल के गहराइयों में जो धानी के लिए प्यार, जो तड़प है, उसे दिखा पाएगा, या धानी के दिल में जो धैर्य के लिए डर है उस वजह से वो धैर्य से दूर हो जाएगी? क्या रंग लेगी धैर्य का धानी के लिए ये जबरदस्ती का प्यार? धैर्य धानी को अपने सामने देख इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो धानी को सीधे अपनी बाहों में उठा मंदिर से लेके अपने पैलेस जाने लगता है, अपनी कार में, बिना ये समझे कि धानी की अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशें भी है। पर यहाँ धानी धैर्य के ऐसे बर्ताव की वजह से अंदर तक कांप जाती है। वो खुद को धैर्य से छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, पर धैर्य उसको 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता और उसे अपनी कार में ले बैठ ड्राइवर को कार ड्राइव करने बोल देता है। धानी डरी हुई नजरों से धैर्य को देख रही थी, वही धैर्य बिना धानी के फीलिंग की परवाह किए उसे अपनी लस्ट भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसके लिए तो ये वही लड़की थी जिसे वो रोज अपने सपने में देखा करता और जी भर के प्यार किया करता, और आज वो पल हकीकत में आ गया था। तो धैर्य कैसे खुद को कंट्रोल करता? वो तुरंत कार का एक बटन प्रेस कर कार का पार्टीशन अलग कर धानी के ऊपर आ उसे पागलों की तरह किस करने लगता है। धानी धैर्य के इस तरह के पागलपन से पूरी तरह डर गई थी। उसके हाथ पांव सब कांप रहे थे, वो लगातार रोए जा रही थी, पर धैर्य लगातार धानी के होंठों को चूमे जा रहा था और उसके शरीर पे अपने हाथ घुमा के उसे फील कर रहा था। इस समय वो धानी को पाकर किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच गया था। कार लगातार नैनीताल के हाईवे पे दौड़ तो रही थी, पर धैर्य के लिए जैसे सब कुछ थम गया था धानी को पाकर। पर धैर्य धानी के साथ जबरदस्ती किए जा रहा था। उसने अब धानी को किश करते करते उसके साड़ी का पल्लू हटा धानी के गले को बहुत ही शिद्दत से चूमने लगा, जिससे धानी को दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। उसके लिए ये सब पहली बार था। धैर्य से पहले कोई भी धानी के इतना नजदीक नहीं आया था और ऐसे पागलों जैसा बर्ताव तो आज तक किसी ने कभी दूर से भी नहीं किया था। पर यहाँ धैर्य तो भूखे भेड़िए की तरह उसकी बॉडी पे टूट पड़ा। धानी को ऐसा लग रहा था कि आज वो जिंदा ही नहीं बच पाएगी, पर फिर उसने आखिरी बार हिम्मत की और उसके पास जितनी भी ताकत थी अपने उस पूरी ताकत से धैर्य को खुद के ऊपर से जोर से धक्का दे दिया। धानी के इस मूव के लिए धैर्य रेडी नहीं था, इसलिए वो भी लड़खड़ा के धानी से दूर हो गया। धैर्य के दूर जाते ही धानी ने खुद को संभाला और अपने साड़ी के पल्लू से खुद को ढक धैर्य से गुस्से में चिल्लाई, स्टॉप दी कार। धैर्य धानी के चिल्ला के बोलने पे तुरंत कार रुकवा देता है। कार के रुकते ही धानी कार से निकलने को होती है, पर धैर्य उसका हाथ पकड़ के अपने पास खिंच उसे अपनी गोद में बिठा उसकी आंखों में आंखें मिला के कहता है, इन 1 सालों में मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारी वजह से, अब तुम्हें मैं खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। धानी धैर्य से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए गुस्से में, मिस्टर रायजादा तुम होते कौन हो मेरी लाइफ के फैसले बिना मेरी मर्जी के लेने वाले? भूलो मत, अगर 1 साल पहले मैं तुम्हारी मदद नहीं करती तो तुम अब तक मर गए होते, और जिस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई, तुम पर इतना बड़ा एहसान किया, तुम उसी इंसान को इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो। धैर्य भी अपनी अकड़ में बोला, तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए अभी तक जिंदा हो, वरना धैर्य सिंह रायजादा के सामने जिसकी जुबान खुलती है वो हमेशा के लिए अपनी जान से हाथ धो देता है। पर तुम अभी तक सही सलामत हो, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तुम्हारा एहसान कैसे चुकाना है। फिर धानी को झटके में छोड़ कार में अच्छे से बैड एटीट्यूड में कहता है, मेरे साथ लिव इन रिलेशन में आ जाओ। धानी धैर्य की बात सुन पूरी तरह चौंक जाती है, उसके पैर के तले जमीन ही खिसक जाती है। धैर्य की बातें सुन और एक कतरा आंसू उसके आंख से गिर जाता है, पर वो खुद को संभल गुस्से में चिल्ला के कहती है, स्टॉप द कार राइट नाउ। धैर्य जब देखता है कि धानी उसकी बातों को सुन के भी अनसुना कर रही है, तो वो गुस्से में धानी के बाल को पीछे से कस के पकड़ अपने एक एक शब्द पे जोर देते हुए कहता है, मेरी बात को अवॉइड करने की हिम्मत दोबारा मत करना, वरना जिंदगी से हाथ धोनी पड़ेगी। धानी भी धैर्य की बातों का जवाब देते हुए निडर होके कहती है, मार दो, अभी के अभी मार दो। मना, मैं तुमसे ताकत में कमजोर हूँ, पर तुम्हारे हाथों अपने स्वाभिमान को गिरवी रख दूं, इतनी कमजोर नहीं हूँ। और रही बात तुम्हारे साथ लिव इन में रहने की, तो उसके तो तुम सपने ही देखो, क्योंकि धानी मर जाएगी पर ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे उसकी आत्मा उसे गाली दे।
धैर्य जब देखता है कि धानी की आंखों में उसके लिए डर का एक कतरा भी नहीं है तो वो हैरान होता है। उसने सोचा था कि वो धानी को जान की धमकी देगा तो धानी उसकी हर बात तुरंत मान जाएगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। वो तुरंत कार का डोर अनलॉक कर देता है। धानी जब देखती है कि कार का डोर अनलॉक हो गया है तो वो तुरंत कार का डोर खोल के निकलने को होती है, पर धैर्य उसका हाथ पकड़ उसे रोक उसे धमकी देते हुए कहता है, 24 ओवर में तुम खुद मुझे मेरे पैलेस में आकर किस करोगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा हमेशा के लिए। इतना कह वो धानी का हाथ छोड़ देता है। धानी भी कार का डोर लॉक करने से पहले धैर्य से कहती है, सपने देखना अच्छी बात है मिस्टर रायजादा, पर ऐसे सपने कभी नहीं देखते जिनकी सच होने की उम्मीद ना के बराबर हो। इतना कह वो झटके में जोर से कार का डोर लॉक कर देती है, जिससे 1 मिनट के लिए धैर्य भी चौंक जाता है, पर फिर एक शातिर मुस्कान कर कार की बैक सीट पे अपना सर टिका खुद से कहता है, धैर्य ने इन 1 सालों में बस एक ही सपना देखा है धानी, तुम्हें अपना बनाने की, और वो धैर्य किसी भी कीमत पे पूरा करके रहेगा। तुम खुद आओगी मेरे पास, जस्ट वेट एंड वॉच धानी। धैर्य धानी को अपने साथ लिव इन में रहने के लिए ऑर्डर देता है, जिससे धानी पूरी तरह हैरान हो जाती है और धैर्य को कड़वे शब्दों के साथ साफ मना कर देती है। जिस पर धैर्य धानी को धमकी देते हुए कहता है, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद अगले 24 घंटे में आके मुझे किस करोगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा ख्याल अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। इतना कह धैर्य चला जाता है। धानी धैर्य की बात सुन वही रोड पे ही जमीन पे बैठ के बहुत रोती है। उसके बाद वो भाग गंगा जी के तट के किनारे जाके जोर से चिल्ला के कहती है, क्यों माँ क्यों, आखिर गलती क्या की मैंने जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है, क्यों आपने धैर्य जैसे शैतान को मेरी लाइफ में भेज दिया, कैसे मैं उस शैतान का सामना करूँ माँ कैसे। इतना कह वो वही तट के किनारे बैठ के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। धैर्य भी कुछ देर में अपने पैलेस पहुंच जाता है। उसके पीछे रेहान भी पहुंच अपना सर झुकाए खड़ा हो जाता है। धैर्य बिना रेहान की तरफ देखे उससे अपनी कड़क आवाज में कहता है, मुझे धानी श्रीवास्तव की एक एक डिटेल चाहिए, अगले 10 मिनट में। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे कैसे करोगे, पर 1 सेकंड लेट हुए तो अपने अल्लाह को याद कर लेना। इतना कह धैर्य अपने रूम में चला जाता है और अपने कपड़े उतार वॉशरूम में शावर लेने लगता है। उसके होंठों पे आज एक मुस्कान थी, आंखों में एक सुकून था उस लड़की से मिलने का जिसे वो बस सपने में देखा करता था। आज वो लड़की उसके बाहों में थी। उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती थी। वही रेहान जैसे ही धैर्य की धमकी सुनता है वैसे ही वो अपने सारे हैकर्स को पूरे नैनीताल में एक्टिव कर देता है और खुद भी काम पे लग जाता है। रेहान और उसके हैकर्स 5 मिनट में ही धानी की पूरी कुंडली निकाल एक फाइल बना रेहान को फेक्स कर देते हैं। रेहान धानी के फाइल के साथ उसकी एक फोटो अटैच कर सीधे धैर्य के रूम के बाहर पहुंच उसके रूम का डोर लॉक करता है। धैर्य उस समय बाथरोब पहन शीशे में खुद को देख रहा था। जैसे ही रूम का डोर लॉक होता है वो एक रिमोट से तुरंत डोर अनलॉक कर एटीट्यूड में कहता है, कम इन। रेहान अंदर आ अपना सर झुका धैर्य से कहता है, बॉस ये मिस धानी श्रीवास्तव की सारी डिटेल है। धैर्य उस फाइल को रेहान से ले उसे खोल पढ़ने लगता है। रेहान फाइल दे धैर्य के रूम से चला जाता है। धानी श्रीवास्तव, उम्र 21 साल, मेडिकल स्टूडेंट की पढ़ाई आधी में ही छोड़ के अपनी माँ और छोटी बहन के साथ 1 साल पहले नैनीताल में शिफ्ट हो गई और अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है। उसकी छोटी बहन दिव्या हाई स्कूल की स्टूडेंट है जो धानी की ही तरह पढ़ाई में काफी स्मार्ट भी है, पर उसका उसी के क्लास के लड़के करण के साथ अफेयर है। पर यह बात अभी तक उसने अपनी माँ और बहन से छुपा के रखी है। धानी की माँ सविता एक विधवा है जो पति के गुजरने के बाद टेलरिंग का काम कर अपनी दोनों बेटियों को बड़े प्यार से पाला है और उन्हें पढ़ाया है। धैर्य धानी की डिटेल पर एक शातिर मुस्कान कर सीट पे आराम से बैठ पीछे की तरफ अपना सर झुका के, धानी 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 तुम्हारी तरह तुम्हारी लाइफ भी काफी सिंपल और बोरिंग है, अब तुम्हारी लाइफ में भी ट्विस्ट लाने का समय आ गया है। धैर्य सपने देखा नहीं करता और जो सपने धैर्य देखता है उसे आधा कभी वो छोड़ा नहीं करता। इतना खुद से कहकर धैर्य अपना लैपटॉप ले उसमें कुछ काम करने लगता है। धैर्य खुद भी इलीगल काम किया करता था, इसलिए हैकिंग करना उसके लिए बाएं हाथ का काम था। इसी हैकिंग के जरिए उसने अपने पता नहीं कितने ही दुश्मनों को बर्बाद कर उन्हें दुनिया से ही साफ कर दिया था, जिस वजह से उसके कई दुश्मन हो गए थे, जिस वजह से उस पर जानलेवा हमला हमेशा हुआ करते थे, जो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब उसका किसी की जान लेना या अपनी जान को रिस्क में डालना किसी खेल की तरह लगता था। उसे ये सब काम करने से सिर्फ उसके अंकल ही रोक पाते थे, जिनकी वो सुनता भी था, जिस वजह से वो कभी कभी कमजोर पड़ जाता। पर जब से उसके अंकल खत्म हुए तब से उसकी कोई कमजोरी ही नहीं बची, जिस वजह से वो और ज्यादा खुखार बन गया था, जिसने अब धानी को अपना बनाने की ठान ली थी। यहाँ धानी शाम के करीब 5 बजे जब रो रो के थक जाती है तो रिक्शे से अपने घर चली जाती है। वो जैसे ही घर पहुंचती है उसकी माँ सविता जी उसे बहुत गुस्सा करती है। इतना लेट आने के लिए धानी अपनी माँ को अपने लिए परेशान होता देख सीधे उनके गले से लग रोने लगती है। सविता जी तो धानी के ऐसे अचानक रोने से परेशान हो जाती है। वो तुरंत धानी को खुद से अलग कर उससे हैरानी से पूछती है, धानी बिटिया क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या। धानी रोते हुए जमीन पे बैठ अपनी माँ सविता जी से, माँ जिस इंसान के डर की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी उस इंसान से आज मेरा सामना हो ही गया। माँ वो बहुत खतरनाक है, उसने मुझे धमकी दी है, वो कुछ करने वाला है माँ। सविता जी धानी की बात सुन जमीन पे एक मूर्ति की तरह बैठ जम जाती है एक जगह पे, पर फिर वो खुद को संभाल धानी को खुद से चिपका के कहती है, धानी हम अभी ये घर ये शहर सब कुछ छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। हम इतना दूर चले जाएंगे कि वो धैर्य सिंह रायजादा तुम तक चाह के भी नहीं पहुंच पाएगा। चल खड़ी हो, जल्दी चल। सविता जी अपनी जगह से खड़ी हो धानी को खड़ा करते हुए।
धानी वैसे ही रोते हुए सविता जी को रोकती है। हम कहीं भी चले जाए, कुछ भी कर ले, पर वो इंसान मुझे ढूंढ ही लेगा माँ। पर मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मुझे आपकी और दिव्या की फिक्र है। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों यहाँ से कहीं दूर चली जाए, ताकि वो धैर्य मेरी किसी कमजोरी को अपनी ताकत ही ना बना पाए। तभी दरवाजे से अंदर आते हुए दिव्या धानी से कहती है, दीदी मैं और माँ आपको ऐसे मुसीबत में छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जो भी होगा हम साथ में उसे देखेंगे और उसका सामना करेंगे। सावित जी दिव्या की बात सुन वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ धानी जो होगा देखा जाएगा, चलो अब सब खाना खा लो। तो दोस्तों क्या करने वाला है धैर्य, जिससे धानी खुद उसके पास चली आएगी। कैसे धानी धैर्य का सामना करेंगी। धानी धैर्य की धमकी की वजह से पूरी रात सो नहीं पाती है। उसे डर रहता है कि कहीं वो अपनी जिद में कुछ ऐसा ना कर दे जिसका दर्द धानी अपनी पूरी जिंदगी चाह के भी भूल ना पाए। इसी सब टेंशन में कब उसकी रात बीतती है और कब उसकी सुबह होती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह नहा धो के धानी सुबह ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है पब्लिक बस से। वो हॉस्पिटल पहुंच पेशेंट्स को दवाइयां दे उन्हें चेक कर ही रही होती है कि तभी पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स अचानक गायब हो जाती है। सारे पेशेंट अचानक लाइट जाने की वजह से परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे सीनियर डॉक्टर आके उस पब्लिक वार्ड से सारे पेशेंट को किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने का ऑर्डर वहाँ के वार्ड बॉय को दे खुद वहाँ का काम करने लगते हैं। धानी ये सब देख के हैरान होती है और डॉक्टर के पास उनसे पूछती है, डॉक्टर ये आप पेशेंट को दूसरे वार्ड में क्यों शिफ्ट करा रहे हैं। डॉक्टर अपना काम करते हुए, इस वार्ड में अभी एक बहुत ही बड़े वीआईपी पेशेंट आने वाले हैं जिन्हें तुम्हारे अंडर कुछ समय के लिए रखा जाएगा। उन्होंने खुद तुम्हारे नाम की सिफारिश की है, बहुत लकी हो तुम। वो डॉक्टर धानी की तारीफ करते हुए कहता है, उस पेशेंट की बहुत अच्छे से सेवा करना, ओके। धानी डॉक्टर की बातों से हैरान हो जाती है। कुछ ही देर में लॉन्ग पब्लिक किसी का पर्सनल रूम बन जाता है, जिससे धानी को कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो तुरंत कुछ गलत होने के एहसास के डर की वजह से जाने को होती है कि तभी कोई सामने से किसी राजा की तरह कुछ आदमियों के साथ आ रहा होता है। धानी उस आदमी को देख सब कुछ समझ जाती है और अपने सर पे हाथ रख खुद से कहती है, ये इंसान मेरी जिंदगी में सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गया है। इतना कह वो एक गहरी सांस ले वहां से जाने लगती है कि तभी धैर्य धानी के पास उसका हाथ झटके में पकड़ उसे अपने पास खिंच कहता है, यहाँ मैं तुमसे मिलने के लिए सारा काम छोड़ के आया हूँ और तुम मुझे देख के भी अनदेखा कर रही हो। बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। धानी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए, तुम इस समय हॉस्पिटल में खड़े हो मिस्टर रायजादा, जहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है। पर तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने पावर को यूज कर इस हॉस्पिटल को अपनी जागीर समझ के सारे पेशेंट को निकाल के इस वार्ड को अपना रूम बना लिया है और तुम चाहते हो ये सब देख मैं खुश हूँ। धैर्य धानी के एकदम करीबा उसकी आंखों में झांकते हुए, तुम्हें कल चैलेंज दिया था उसे पूरा जो करना है, तुम अगर उसे अभी के अभी पूरा कर देती हो तो ये वार्ड फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। धानी एक तंज भरी हंसी हंसते हुए, तुम जैसे घटिया सोच वाले इंसान से मुझे अच्छाई की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करके अपना बना लोगे। धैर्य धानी के पास वाली चेयर अपने पास खींच के एक शातिर मुस्कान करते हुए, मुझे पता है तुम्हें ऐसे ब्लैकमेल करके कुछ फायदा नहीं है। धानी धैर्य को ताना देते हुए, जब तुम्हें पता है कि मुझे ऐसे ब्लैकमेल करके कोई फायदा नहीं है तो यहाँ क्या करने आए हो। धैर्य चेयर पे आराम से बैठते हुए, तुम्हें देखने इन 1 सालों में तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे ने मुझे मेरे सपने में आके बहुत सताया है। तुम्हारी इस हॉट बॉडी। धैर्य धानी को अपनी लस्ट भरी नजरों से देखते हुए, को तुम्हारी इस जवानी को अपने सपने में बहुत बार प्यार किया है, पर अब वही सब रियल में करने आया हूँ मैं यहाँ। धानी धैर्य की बात सुन के 1 मिनट के लिए डर जाती है। उसने ढीले ढाले नर्स के यूनिफॉर्म पहने थे जिससे उसका फिगर बिल्कुल भी रिवील नहीं हो रहा था, पर धैर्य उसे जिस नजर से देख रहा था उससे उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वो शर्म से अपनी नजर नीचे कर धैर्य को बिना कोई जवाब दिए जब वार्ड से जाने लगती है तो धैर्य का एक गार्ड उसके सामने खड़ा हो अपना सर झुकाए कहता है, सॉरी मैडम आप बाहर नहीं जा सकती जब तक बॉस आपको जाने का ऑर्डर ना दे। धानी गार्ड की बात सुन धैर्य से गुस्से में कहती है, ये क्या है मिस्टर रायजादा, मैं यहाँ नौकरी करने आती हूँ, टाइम पास करने नहीं। धैर्य अपनी कोट उतार अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए, हाँ तो करो अपनी जॉब, मेरा चेकअप करो। मैंने भी तुमसे अपना चेकअप कराने के लिए बहुत पैसे दिए हैं इस हॉस्पिटल में और इस पूरे वार्ड को तुम्हारे साथ बुक किया है। धानी गुस्से में कहती है, तुम्हारी तबीयत को क्या हो सकता है, तुम्हें देख के तो खुद दूसरों की तबीयत खराब हो जाए। धैर्य धानी का ताना सुन अपनी जगह से उठ उसके पास उसका जबड़ा दबाते हुए, बहुत ज्यादा जुबान चलती है, तुम्हारी कहो तो कटवा दूं। धानी धैर्य की बात सुन डर जाती है और उससे खुद को छुड़ा जल्दी जल्दी में ना में अपना सर हिला लेती है। उसे धैर्य के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था। धैर्य पूरे इंडिया में अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था, इसी वजह से धानी उसकी बात सुन डर गई और ना में अपना सर हिला के अपना सर नीचे कर ली। धैर्य धानी के अंदर अपना डर देख एक शातिर मुस्कान करता है और फिर से चेयर पे बैठ धानी को ऑर्डर देते हुए कहता है, मेरा चेकअप करो। धानी अपना सर झुकाए हुए, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। धैर्य धानी को देखते हुए, वही तो नहीं पता, बस दिन रात दिमाग में तुम्हारा ख्याल रहता है, सपने में भी बस तुम ही मुझे दिखाई देती हो। धानी धैर्य की बात सुन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, मिस्टर रायजादा आपको जो बीमारी है उसका इलाज पागलखाने में हो सकता है, यहाँ नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं अब। धैर्य ने कहा, पर मेरा इलाज तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही कर सकती हो और कोई नहीं। मेरे पास आ जाओ, मेरे अंदर जल रही इस आग को बुझा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। धानी धैर्य की बात सुन उसे ऐसे देखती है जैसे वो किसी पागल को देख रही हो, पर फिर वो एक गहरी सांस ले धैर्य को अवॉइड कर अपना काम करने लगती है और धैर्य उसे प्यार से काम करते हुए देखने लगता है। जब धैर्य देखता है कि धानी उसे अवॉइड कर बस अपना काम कर रही है लगातार तो उसे गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपना लैपटॉप खोल उसमें कुछ काम करने लगता है। अभी धैर्य ने अपना काम करना शुरू ही किया था कि धानी को अपने मोबाइल पे एमएसजी आने लगते हैं। धानी पहले तो उन एमएसजीएस को अवॉइड करती है, पर जब वो एमएसजी की रिंग बार बार बजने लगती है तो धानी को हैरानी होती है।
वो जब अपनी नजर उठा धैर्य को देखती है तो धैर्य के चेहरे की शैतानी मुस्कान देख उसे कुछ गलत होने का अंदाजा होने लगता है। वो तुरंत अपना मोबाइल ऑन कर उसमें आए MSGs चेक करने लगती है। उसके व्हाट्सएप नंबर पे कोई 40 से 50 फोटो आए थे। धानी पहले तो अनजान नंबर से आए MSG को देख हैरान होती है, पर जब वो उन फोटो को देखती है तो एक झटके में अपनी जगह पे खड़ी हो अपने मुंह पे हैरानी से हाथ रख लेती है और धैर्य से गुस्से में कहती है, ये क्या है मिस्टर रायजादा? धैर्य लैपटॉप में अपनी नजर गड़ाए हुए कहा, मुझे अवॉइड करने की सजा। धानी गुस्से में, तुम पूरे पागल हो गए हो, तुम्हें सच में दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। धैर्य कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारे इन होठों के रस को पीना चाहता हूँ बस। कम एंड किस मी राइट नाउ वरना मैं ये फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। धानी बेप्सी में रोते हुए कहा, नहीं धैर्य तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। धानी ने पहली बार धैर्य का नाम लिया था जिसे सुन धैर्य को बहुत अच्छा लगता है, पर फिर भी वो अपने हाथ हवे में उठाते हुए कहा, मैं बस 5 तक गिनूंगा, अगर तुमने मेरे पास आके मुझे किस नहीं किया तो मैं तुम्हारी बहन की ये फोटोज अपलोड कर दूंगा सोशल मीडिया पे। 1 2 3 4। उसने 4 तक गिनती गिन लिया था। 5 वो जैसे ही बोलने को हुआ धानी उसके पास बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ उसकी गोद में बैठ उसके होंठों पे अपने होंठ रख उसे किस करने लगी। धानी को धैर्य को ऊपर काफी गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो बीच बीच में धैर्य के होंठों को बीच में काट भी रही थी। अपने दांतों से धैर्य ने भी धानी को कस के उसकी कमर से पकड़ के खुद से चिपका लिया था। उसे धानी का इस तरह से गुस्से में उसे किस करना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे धानी के दांत तो जैसे बिल्कुल चुभ ही नहीं रहे थे बल्कि उसे और ज्यादा जोश दिला रहे थे। धानी करीब 5 मिनट के बाद जब किस करके धैर्य से अलग हुई तो धैर्य धानी के गर्दन में पीछे से हाथ डाल उसके चेहरे को देखते हुए कहा था ना 24 घंटे के अंदर खुद तुम मुझे सामने से आके किस करोगी। धानी नम आंखों से धैर्य को देखते हुए कहा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा स्वार्थी इंसान नहीं देखा, तुम बहुत ज्यादा मतलबी और स्वार्थी इंसान हो, नफरत है मुझे तुमसे। धैर्य धानी के गले पे चूमते हुए कहा, और ना ही कभी देखोगी, मुझ जैसा शैतान कोई है भी नहीं, और इस शैतान की जिद्द तुम हो, इसलिए आज के बाद तुम्हें किसी और को देखने की मैं परमिशन भी नहीं दूंगा। अब तुम मेरे साथ मेरे पास मेरे पैलेस में रहोगी हमेशा, वरना मैं तुम्हारी बहन की क्या तुम्हारे जितने भी अपने हैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा, इसलिए अब मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। इतना कह धैर्य धानी को अपनी बाहों में ले हॉस्पिटल से निकल अपनी कार में बैठ जाता है। धानी लगातार उसके लैपटॉप को ही देखे जा रही थी। धैर्य जब धानी की नजरें अपने लैपटॉप पे महसूस करता है तो बिना उसकी तरफ देखे अपने लैपटॉप को उसके हाथ में देते हुए कहता है, मेरे लैपटॉप को अगर तुमने कभी अनलॉक कर भी लिया तब भी उसमें तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें मुझसे आजाद कर सके, चाहो तो तसल्ली कर लो। धैर्य अपना लैपटॉप खुद अनलॉक कर धानी को दे देता है। धानी भी जल्दी जल्दी में धैर्य के लैपटॉप की एक एक प्रोग्राम को ओपन करके देखने लगती है। उसका रास्ते पे तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था। धैर्य धानी को जब इतना बेसब्र देखता है तो एक शातिर मुस्कान करते हुए कार को खुद ड्राइव करते हुए धानी से कहता है, इतना बेसब्र होने की जरूरत नहीं है, इस लैपटॉप को अपने पास ही रखो और आराम से चेक करो, बहुत समय है तुम्हारे पास। धानी जब धैर्य की बात सुनती है तो उससे बेप्सी में कहती है, धैर्य प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। धैर्य कार ड्राइव करते हुए बिना धानी की तरफ देखे कहा, तुम्हें मैं अब अपने मरने के बाद ही छोड़ूंगा, उससे पहले तो भूल ही जाओ कि तुम्हें मुझसे आजादी मिलेगी। धानी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो इस समय खुद को काफी बेबस महसूस कर रही थी। उसे अब अपनी बेप्सी पे गुस्सा आने लगा था। वो अपनी बेप्सी और अपने गुस्से के आगे कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उसे जितना धैर्य पे गुस्सा नहीं आ रहा था उससे ज्यादा अपनी बेप्सी पे गुस्सा आ रहा था। उसके आंख से बेप्सी के कारण आंसू तो बह रहे थे पर उसके चेहरे पे सिर्फ एक ही इमोशन था, वो था बस गुस्सा। तभी उसकी नजर कार के विंडो के बाहर जाती है। कार ब्रिज के ऊपर चल रही थी। ब्रिज के नीचे गंगा मैया बह रही थी। शाम का समय था इसलिए गंगा का पानी पूरी तरह शांत था। धानी विंडो के बाहर गंगा नदी को देखते हुए अपने मन में कहा, माँ मुझे नहीं पता मेरा ये सफ मुझे कहाँ ले जाएगा, पर माँ मुझे इतनी हिम्मत जरूर देना कि मैं इस शैतान का सामना कर सकूं और इससे अपने परिवार को बचा सकूं बिना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचले। इतना कह वो शांत हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। विंडो हल्की सी खुली थी इसलिए एक हवा का झोंका धानी के चेहरे पे आ उसे राहत दे जाता है, जिससे धानी को काफी रिलैक्स फील होता है। कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद धैर्य धानी को लेके होने पैलेस पहुंच जाता है। धानी जब वो पैलेस देखती है तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लेती है, पर फिर अपना मुंह टेढ़ा का खुद से कहती है, सारी प्रॉपर्टी इलीगल काम करके ही तो कमाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। धैर्य बिना धानी की तरफ देखे कहा, इलीगल काम करने में भी बहुत मेहनत लगता है धानी श्रीवास्तव। धानी धैर्य का जवाब सुन अपना मुंह खोले उसे देखने लगती है तो धैर्य एक शातिर मुस्कान करते हुए धानी को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, भूलो मत धानी कि तुम इस समय एक शैतान के साथ हो जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। धानी खुद को धैर्य से छुड़ाते हुए कहा, तुम मुझे बार बार अपनी गोद में क्यों उठा लेते हो, मेरे पास मेरे अपने पैर है, छोड़ो मुझे। धैर्य धानी को वैसे ही अपनी बाहों में लिए पैलेस में जाते हुए कहा, हिलो मत वरना गिर जाओगी। धानी धैर्य की बात सुन हिलना बंद कर देती है। धैर्य धानी को पैलेस में लेके अंदर आ जाता है और उसे अपनी गोद में ले सोफे पे बैठ जाता है। धानी जब देखती है कि धैर्य उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है तो वो चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, मुझे क्या तुमने छोटा बच्चा समझ लिया है जो ऐसे अपनी गोद में बिठा के रखे हो, छोड़ो मुझे। धानी धैर्य से छूटने की लगातार कोशिश कर रही थी जो धैर्य को गुस्सा दिला रहा था। धैर्य वहीं सोफे पे ही धानी के ऊपर आ गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ मैं बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लेके आया हूँ,
इसलिए मुझे ऑर्डर देने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे अपनों को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और ये धमकी मैं तुम्हें आखिरी बार दे रहा हूँ। अगली बार मैं कहूंगा नहीं, सीधे करके दिखाऊंगा। धानी धैर्य की बात सुन पूरी तरह डर जाती है। उसके आंख से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपना सर तुरंत नीचे कर लेती है। धैर्य धानी का सर उसकी चिन से पकड़ के ऊपर उठाते हुए कहा, मैंने तुम्हें सर नीचे करने के लिए नहीं कहा, फिर तुमने क्यों किया? धानी धैर्य के पागलपन से पूरी घबरा गई थी। वो कुछ समझ भी पाती उससे पहले ही धैर्य ने धानी के होंठों पे अपने होंठ रख उसे किस करने लगा, जिससे धानी पूरी तरह डर गई। धैर्य धानी को बहुत ही बुरी तरह से किस कर रहा था, जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। उसे तो अपनी सांस लेने में भी ताकत लगाना पड़ रहा था, पर धैर्य को इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस धानी के होंठों पे पूरी तरह टूट पड़ा था। कुछ देर तक वो धानी को वैसे ही किस करता है। उसके बाद वो धानी को अपनी बाहों में उठा के अपने बेडरूम में लेके चला जाता है। धानी को बेड पे लिटा अपने कपड़े निकालने लगता है। धानी धैर्य की इस हरकत पे अंदर तक कांप जाती है। उसके रोंगटे डर की वजह से खड़े हो गए थे। वो बेड पे पीछे की तरफ डर की वजह से खसकने लगती है। धैर्य अपने ऊपर की बॉडी से सारे कपड़े हटा शर्ट लेस हो धानी के ऊपर आ, धानी के ऊपर आ, फिर से उसे किस करने लगता है और उसके कपड़े के अंदर अपने हाथ डाल उसके पेट को सहलाने लगता है और धीरे धीरे वो अपने हाथ ऊपर की ओर बढ़ाने लगता है। तो धानी धैर्य के हाथ को पकड़ के बेप्सी में उससे कहती है, प्लीज धैर्य, मेरे आत्मसम्मान को ऐसे मत कुचलो। कम से कम ये सोच के मुझे छोड़ दो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, प्लीज धैर्य। धैर्य धानी की बात को सुन के भी अनसुना कर उसके गले को चूमने लगता है पागलों की तरह, जिससे धानी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो फिर से अपनी कोशिश करते हुए धैर्य से कहती है, अगर तुमने आज मेरा रेप किया तो इसके बाद भले ही मेरा शरीर तुम्हारा हो जाए, पर इसके बाद तुम्हें धानी का सिर्फ शरीर ही मिलेगा, क्योंकि इसके बाद मैं सुसाइड कर लूंगी। धैर्य जैसे ही धानी से सुसाइड शब्द सुनता है वो एक टक धानी को देखने लगता है और अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सुसाइड करने दूंगा? धानी कहा, तुम कब तक मुझ पर नजर रखोगे? कभी ना कभी तो मुझे चांस मिलेगा ही ना, तब मैं उस चांस को यूज करके खुद को खत्म कर लूंगी। अब डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ मेरा शरीर या मेरी आत्मा, मेरा प्यार? धैर्य धानी को कोई जवाब नहीं देता और तुरंत रूम से निकल दूसरे रूम में जा शावर लेने लगता है कपड़े उतार के। धानी के इतना पास होने से उसकी बॉडी काफी ज्यादा हॉट हो गई थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए वो ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर करीब 1 घंटे तक शावर लेता है। वही धैर्य के रूम से जाने के बाद धानी भी बेड पे उठ के बैठ के जोर जोर से रोने लगती है। सुबह सुबह के उसके हाथ पैर अब भी कांप रहे थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं धैर्य फिर से रूम में आकर उसके साथ वही सब फिर से ना करने लगे। उसे उस दिन से नफरत हो रही थी जब उसने धैर्य की जान बचाई थी। ना ही वो धैर्य की जान बचाती और ना ही धैर्य उसके लिए पागल होता और ना ही ये सब होता उसकी लाइफ में। वो यही सब सोच सोच के रो रही थी। रोते हुए कब उसकी नींद लग जाती है ये उसे ही नहीं पता चलता। वहीं धैर्य भी शावर लेने के बाद धानी के पास रूम में आता है तो देखता है धानी सो चुकी है, पर उसके आंख से निकलने वाले आंसू उसके खूबसूरत चेहरे पे दाग दे गए थे। उसका चेहरा रोने की वजह से पूरा सफेद पड़ जाता है। धैर्य जब धानी की ऐसी हालत देखता है तो खुद से कहता है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है कि तुम्हारे पास आने से तुमने अपनी ये हालत बना ली है। कोई बात नहीं धानी, नफरत है तो नफरत ही सही, पर तुम्हें रहना मेरे पास ही है अब। भले मुझे तुम्हें उसके लिए रोज ब्लैकमेल करना पड़े, रोज किसी ना किसी को खत्म करना पड़े, अगर तुम मेरे साथ अपने इस डर और नफरत की वजह से रहोगी वो भी मेरे लिए काफी है। कम से कम अब मेरे पास मेरा अपना कहने के लिए कोई है तो जिसके लिए मुझे जीना है और जिसे अब मुझे सेव करना है। इतना कह वो भी धानी को सीधा कर उसे खुद से चिपका वो भी सो जाता है। पर धानी जैसे ही धैर्य के हाथ टच करते हैं वैसे ही डर की वजह से उसकी नींद खुल जाती है, जिससे वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। धैर्य वैसे ही बिना आंख खोले धानी को धमकी देते हुए कहा, हिलो मत, वरना अगर तुम्हारे ऐसे हिलने की वजह से मेरी नींद बर्बाद हुई तो मैं तुम्हें पूरी रात उसकी सजा दूंगा। धानी जैसे ही धैर्य के शब्द सुनती है वैसे ही मूर्ति की तरह जम जाती है। अब तो वो 1 सेंटीमीटर भी खुद को हिलाने से डर रही थी। धैर्य जब देखता है कि धानी ने हिलना बंद कर दिया है तो वो एक डेविल स्माइल कर धानी को और ज्यादा कस के खुद से चिपका के सो जाता है। पर इतना ज्यादा कस के चिपकने की वजह से धानी को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो बहुत ज्यादा छटपटा रही थी धैर्य की बाहों में, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी हिलने की भी। काफी देर तक वो भी वैसे ही जागती रही, फिर नींद ने उसे भी अपने आगोश में ले लिया। सुबह की पहली किरण के साथ धैर्य की तो नींद खुल जाती है, पर धानी अभी तक नहीं उठी रहती है। रात में धैर्य ने उसे इतना कस के अपने बाहों में भरा था कि वो काफी लेट तक बस जागती ही रही। इस वजह से उसकी नींद अभी तक खुली नहीं थी। धैर्य जब अपनी नींद से उठता है और अपनी बाहों में धानी को सोता हुआ देखता है तो उसके होंठों पे एक राहत भरी मुस्कान आ जाती है। पिछले 1 साल में लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि धानी सिर्फ उसके सपने में ही नहीं बल्कि उसकी बाहों में भी थी। धानी धैर्य के मजबूत बाहों में एक कापूस की गुड़िया की तरह लग रही थी। वो धानी को इतने नजदीक से पहली बार देख रहा था। सुबह की किरण धानी के चेहरे पे पड़ तो रही थी, पर उससे उसके चेहरे की चमक और ज्यादा बढ़ जा रही थी, पर उस तेज रोशनी से धानी को सोने में प्रॉब्लम भी हो रही थी। इसलिए धैर्य ने अपने बाजू में रखे एक रिमोट के बटन को प्रेस करके उस रूम की खिड़कियों और बालकनी में जितनी भी पर्दे थे उन्हें गिरा देता है, जिससे पूरे रूम में फिर से अंधेरा हो जाता है, जिस वजह से धानी फिर से चैन से सो जाती है। धैर्य धानी के फिर से आराम से सो जाने पे उसके होंठों पे जो उसके किस की वजह से अब भी लाल थे और सूज चुके वहां किस कर रूम से चला जाता है।
धानी धैर्य के जाने के तुरंत बाद ही उठ जाती है। दरअसल नींद तो उसकी काफी पहले ही टूट चुकी थी, पर जब वो महसूस करती है कि धैर्य उसे ही ताड़ रहा है तो उसकी आंख खोलने की हिम्मत ही नहीं होती। उसे डर था कि अगर उसने अपनी आंख खोली तो धैर्य फिर से अपनी हैवानियत शुरू कर देगा। इस वजह से वो वैसे ही लेटे रहती है आंख बंद करके, और जैसे ही धैर्य रूम से जाता है वो वैसे ही बेड पे उठ के बैठ जाती है। धानी घबराहट में अपने नाखून चबाते हुए कहा, धानी कुछ सोच, इस शैतान के इस सोने के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा ही। तभी रूम का डोर फिर से खुलता है। धानी डोर के खुलने के आवाज से फिर से बिस्तर पे आंख बंद करके लेट जाती है, पर धैर्य की आंखों से धानी की ये हरकत छुप नहीं पाती। वो धानी की ये हरकत देख हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर धानी के पास बेड पे आ उसके कान में कहा, मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, इसलिए चुपचाप उठ जाओ वरना मैं तुम्हें अपने तरीके से उठाऊंगा। धानी अपने मन में कहा। धानी इतनी कमजोर नहीं कि ऐसी खोखली धमकी से धानी डर जाए। धैर्य जब देखता है कि धानी उसकी बात को सुन के भी अनसुना कर रही है तो वो गुस्से में धानी को बेड से उठा अपनी बाहों में ले वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। धानी जब खुद को धैर्य की बाहों में पाती है तो झटके में अपनी आंख खोल उससे कहती है, तुम जब देखो मुझे अपनी बाहों में क्यों उठा के रखते हो, छोड़ो मुझे। धैर्य कहा, नो वे। तब तक धैर्य धानी को वॉशरूम में लेके चला जाता है। धानी जब खुद को वॉशरूम में देखती है तो उसकी सांसें तेज हो जाती है। वो धैर्य से छूटने की अपनी पूरी कोशिश करते हुए कहा, तुम मुझे वॉशरूम में क्यों लेके आए हो। धैर्य कहा, आज हम दोनों साथ में शावर लेंगे। धानी हैरानी से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ शावर बिल्कुल नहीं लूंगी। धैर्य एटीट्यूड में कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। धानी गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करूँ, छोड़ो मुझे। धैर्य धानी को शैतानी तरीके से देखते हुए कहा, आर यू श्योर, छोड़ दूं मैं तुम्हें। धानी कॉन्फिडेंस में कहा, हाँ छोड़ो मुझे। धैर्य एक नजर धानी को देखता है फिर उसे धड़ाम से छोड़ देता है। धानी सीधे जाकर बड़े से बाथटब में गिरती है। वो बाथटब पानी से पूरी तरह भरा था और काफी बड़ा भी था, इस वजह से उसे चोट तो नहीं आती, पर पानी में अचानक गिरने से वो थोड़ी घबरा जरूर जाती है और कुछ पानी उसके मुंह और नाक में भी चला जाता है, जिस वजह से वो जोर जोर से अपने सीने पे हाथ रख के खांसने लगती है। धैर्य भी झटके में अपने सारे कपड़े निकाल के सिर्फ एक अंडरवियर में बाथटब में आ जाता है। धानी की नजर अभी तक धैर्य पे नहीं गई थी, पर धैर्य लगातार धानी को ही देखे जा रहा था। वो जब कुछ मिनट बाद खुद को संभाल धैर्य को गुस्से में देखती है तो धैर्य को बिना कपड़ों के देख उसकी सांस अटक जाती है। वही धैर्य धानी को अपनी लस्ट भरी नजरों से देखे जा रहा था। भीगने की वजह से धानी के कपड़े उसके बॉडी से पूरी तरह से चिपक गए थे, जिससे उसका फिगर पूरी तरह से विजिबल हो रहा था। धानी जब धैर्य को खुद को ऐसे देखता देखती है तो अपने हाथ से खुद को ढाकते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है, तो धैर्य धानी को खींच के अपने पास कर उसके हाथ को उसके और अपने बीच से हटा धानी से अपनी कड़क आवाज में कहता है, अब तुम मेरी हो तो ऐसे खुद को मुझसे छुपाने या बचाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी इस जवानी का रस पीने के लिए मैं पिछले 1 साल से तरसा हूँ और अब जब मौका मिला है तो इस मौके का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। इतना कह धैर्य धानी के होंठों पे अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है, साथ में धानी के कपड़े भी निकालने लगता है। धानी धैर्य से छूटने की बहुत कोशिश करती है पर वो छूट नहीं पाती है। धैर्य धीरे धीरे करके धानी के ऊपर के कपड़े निकाल उसकी बॉडी से अलग कर देता है। अब उसके हाथ धानी के पैजामे के नारे की ओर बढ़ने लगते हैं। धानी अपने दोनों हाथ से पूरी कोशिश कर रही थी धैर्य से छूटने और खुद को कवर करने पर कर नहीं पा रही थी। उसके आंख से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। धैर्य लगातार धानी को 10 मिनट तक किस करते रहा, फिर धानी के गले को अपने होंठों से सक करने लगा। धानी खुद की सांसों को कंट्रोल कर धैर्य के उस हाथ को पकड़ लेती है जो हाथ उसके नाड़े को ऑलमोस्ट खोलने ही वाले थे, और खुद के बालों को खोल उससे अपनी बॉडी को कवर कर अपनी नजर नीचे कर धैर्य से कहती है, धैर्य अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे कि मैं भी तुमसे वैसे ही प्यार करूं और जो भी हमारे बीच हो वो हम दोनों की मर्जी से हो। धैर्य धानी की बात सुन रुक जाता है, पर धानी को खुद से अलग नहीं करता और धानी के बाल को पीछे करते हुए उसके गले और कोलर बोन पे अपनी उंगली घुमाते हुए कहा, मेरे प्यार को तुम्हारी सहमति की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ हम दोनों की तरफ से। उसकी नजर सिर्फ धानी के शरीर पे थी जो इस समय काफी ज्यादा रिवीलिंग लग रही थी। वो झुककर धानी के गले के नीचे अपने होंठ रख वहां सक करने लगता है, जिससे धानी बहक तो रही थी पर उसे डर उससे ज्यादा लग रहा था। वो एक बार फिर से हिम्मत करके बोली, धैर्य ऐसे जबरदस्ती के प्यार से तुम मुझे अपने पास बस कुछ समय ही रख पाओगे, पर अगर वही प्यार हम दोनों के बीच होगा तो ये रिश्ता जीवन के आखिरी सांस तक चलेगा। धैर्य की आंखें धानी की बात सुन लाल हो जाती है। उसके जो हाथ धानी की गोरी पीठ को सहला रहे थे वो अब धानी के गले को दबाने लगते हैं। धैर्य गुस्से में कहा, इस पूरी दुनिया में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें मुझसे अलग भी कर सके, पर अगर फिर भी तुम मुझसे टाइम मांग रही हो तो ठीक है, 1 हफ्ते है तुम्हारे पास। इस 1 हफ्ते में मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हें हर वो आजादी भी मिलेगी जो तुम्हें चाहिए। पर अगर इन 1 हफ्ते में तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो तुम मुझसे प्यार करो ना करो, पर तुम्हें मैं खुद से नफरत करने की इतनी वजह दूंगा कि तुम उसे गिनते गिनते थक जाओगी। फिर धानी से अपनी नजर फेर अपने दिल के दर्द को उसके सामने रखते हुए कहा, आज तक मुझे किसी अपने का प्यार नहीं मिला और जो मेरा अपना था उसे भी मुझसे छीन लिया गया, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। इतना कह धैर्य बिना एक भी नजर धानी को देखे टब से निकल बाथरूम पहन वॉशरूम से बाहर चला जाता है। धैर्य के झटके में छोड़ने से धानी बाथटब में फिर से गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे इस समय अपने किस्मत पे रोना आ रहा था। हर लड़की को अपने लाइफ में एक ऐसे इंसान की चाहत होती है जो उसे टूट के प्यार करे, जो धैर्य उससे करता तो था पर उसे अकेलेपन ने इतना कड़क स्वभाव का बना दिया था।
वो जिस लड़की से दीवानों की तरह प्यार करता था उसी को दर्द देने से पीछे भी नहीं हटता।